ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिस्ट्री ऑफ टैक्टिक्स करके, जो कि मैं कहा था कि भाई वो पार्ट 1 रहेगा ऑफ द एंटायर कोर्स, जिसमें हम बात करेंगे कि फुटबॉल की हिस्ट्री में टैक्टिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से थे वो प्रोमिनेंट नेम्स जिनकी वजह से फुटबॉल आज ऐसा स्पोर्ट बन चुका है। ऑब्वियसली भाई फुटबॉल पेप से स्टार्ट नहीं हुआ, कार्लो एंचेलोटी से स्टार्ट नहीं हुआ है, होसे मूरिन्हो से स्टार्ट नहीं हुआ है, मेसी रोनाल्डो तो प्रोमिनेंट फिगर्स अभी हैं, बट वो इनिशियल कौन था उस जमाने का मेसी, उस जमाने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वेल ऑब्वियसली हमें पता है कि बैलन डोर 1956 से दिया जाना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला बैलन डोर सर स्टैनली मैथ्यू को दिया गया था, जो कि इंग्लिश प्लेयर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश प्लेयर एवर, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एंड जिस हिसाब से फुटबॉल टैक्टिकली इवॉल्व हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज में। तो गाइज आई वुड वांट टू मेक श्योर कि पहले तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा हो, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर वो फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो भाई आई थिंक थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो कहूँगा वीडियो को यहीं स्टॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पार्ट वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने कि कैसे हर्बर्ट चैपमैन ने वो एक WM फॉर्मेशन को इजाद किया, जिमी हॉगन का फुटबॉल में क्या रोल था, कैसे उन्होंने आर्सेनल को हेल्प किया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनने में इन इंग्लैंड, एंड ये सारी चीजों के बारे में उस एक फर्स्ट पार्ट में बात हुआ है। बट इस सेकंड पार्ट में हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे इनटू जिमी हॉगन, हम ह्यूगो मिसल के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम यहां पे इटली में फुटबॉल कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ग्रो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, एंड वर्ल्ड कप 1934 एंड 38 के ऊपर भी हम एक आउटलुक रखेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, बिकॉज इस तरह के इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। मेक श्योर कि आप हमारी फुटबॉल 101, फुटबॉल 201 एंड फुटबॉल 301 प्लेलिस्ट को चेक करिए अगर आपको फुटबॉल सीखना है तो बिगिन करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक टच दूंगा पिछले वीडियो से, आप लोग को रिलेटेबल लगेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं जिमी हॉगन सर के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया कि इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, मतलब ऑब्वियसली एक प्रीस्टहुड को गिव अप करके इन्होंने जिस हिसाब से फुटबॉल में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है, इनको आज हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं पेप गार्डियोला को, कार्लो एंचेलोटी को, जो बेसिस है हम जॉन क्राउफ को देते हैं कि भाई जॉन क्राउफ ने वो बेसिस सेट किया टोटल फुटबॉल का। बट हम अक्सर भूल जाते हैं कि भाई देयर वर प्रीवियस मैनेजर्स जिनसे जॉन क्राउफ भी इंस्पायर्ड थे। तो भाई ये सब की इजाद होती है यहाँ पे ह्यूगो मिसल से, जो कि एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी फिगर थे, जिमी हॉगन जो कि भाई मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टिंग पिवटल फिक्चर ऑफ द टैक्टिक्स इन फुटबॉल रहे हैं, और इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं भाई 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 मैं क्या बताऊं। बट थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बार आइडिया शेयर करेंगे ह्यूगो मिसल के ऊपर। बोहेमिया में बॉर्न एक विंगर जो कि वियना क्लब ऑस्ट्रिया में खेलते थे। ये फुटबॉल कोच बने काफी फेमस ऑस्ट्रियन टीम की, जिन्होंने भाई एक वंडर टीम का खिताब पाया, जहां पे दे वेंट ऑन 14 गेम अनबीटन रन। काफी लंबे टाइम तक उन्होंने डोमिनेट किया। 1920s 1930s में काफी प्रोमिनेंट उनका खिताब था, एंड जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं एज वन ऑफ द फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फुटबॉल टैक्टिक्स। ऑस्ट्रिया में 1924 में उन्होंने पहली प्रोफेशनल डिवीजन क्रिएट की, साथ ही साथ वहां पे उन्होंने सिखाया लोगों को जो वो खुद जिमी हॉगन से सीख कर आए थे। हर्बर्ट चैपमैन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, जो एरियल पासिंग एंड ग्राउंड वर्क्स करना होता है ना, बेसिकली जिमी हॉगन ने यहाँ पे ह्यूगो मिसल को सिखाया था। ह्यूगो मिसल एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है इन दी ऑस्ट्रियन टीम, उनके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पे जिमी हॉगन के बारे में बात करते हैं। आई हैव टू टेल यू अबाउट कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस जिमी हॉगन का था। तो जिमी हॉगन बॉर्न हुए थे लैंकाशायर में टू अ मिल वर्कर, और उस पॉइंट ऑफ टाइम के वन ऑफ द बेस्ट इनसाइड फॉरवर्ड हुआ करते थे जिमी हॉगन। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में 2-3-5 फॉर्मेशन के बारे में बताया था, द पिरामिड, तो उसमें जो राइट हैंड साइड इनसाइड फॉरवर्ड होते थे वो खेलते थे जिमी हॉगन। तो जब इनकी टीम बोल्टन ने एक नीदरलैंड्स की टीम को 10-0 हराया, तो उन लोग इतना ज्यादा इंप्रेस हुए इनसे कि भाई उन्होंने कहा कि एक ना एक बार लाइफ टाइम में यहाँ पे जिमी हॉगन को हम डच बुलाएंगे और इनसे कहेंगे भाई हमें फुटबॉल सिखाओ। और खुद जिमी हॉगन ने एक वाव कर लिया था कि भाई मैं भी जाऊंगा वहां पे नीदरलैंड्स और इनको अपना स्टाइल ऑफ प्ले में सिखाऊंगा। सो 1910 में हमने पहली बार देखा जिमी हॉगन को नीदरलैंड्स जाते हुए, वहां पे अपना गेम कॉम्बिनेशन प्ले इस्तेमाल करते हुए। देखो गाइस, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया ऑलरेडी कि यार जिमी हॉगन का जो स्टाइल ऑफ प्ले था वो बहुत ज्यादा था डिपेंडेंट अपॉन द स्कॉटिश प्ले, और स्कॉटिश प्ले था आपका विद द बॉल ऑपरेशन, ज्यादा ड्रिबलिंग गेम, ज्यादा पासिंग गेम, अनलाइक टू व्हाट वाज गोइंग ऑन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत स्लो था इन सारी चीजों को अडैप्ट करने में अर्ली ऑन। उनको लगता था कि उनका जो मेथड है वही सबसे सुप्रीम है, और आज भी उनको हरामखोर वही लगता है। बट कहीं ना कहीं जिमी हॉगन ये जो वॉल्स थे इनको शाटर कर रहे थे। एंड जो हम नीदरलैंड्स का ये स्टाइल ऑफ प्ले देखते हैं ना, हम योहान क्राउफ के बारे में जो बात करते हैं ना, भाई 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 रेनस मैकल के बारे में बात करते हैं, भाई उन सब का जो बिगिनिंग था वो जिमी हॉगन से हुआ। तो जो जिमी हॉगन ने अपना सीखा था अपने करियर में, जब वो उस टीम को मैनेज करने के, जिस टीम का नाम था डॉर्डेच,
तो इनके 2 साल के वो मैनेजर रहे, वहां पे इन्होंने अपना वो कॉम्बिनेशन गेम लाया जहां पे वो पासिंग पैटर्न्स और ड्रिबलिंग इन सारी चीजों पे फोकस किए। जो टोटल फुटबॉल का इवोल्यूशन था वो कहीं ना कहीं पनपा स्टार्ट हुआ यहां से। फिर जिमी हॉगन 1912 में वियना जाते हैं, वियना ऑस्ट्रिया, जहां पे भाई ये उस टीम को कोच करते हैं। बट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी होती है, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है और इनको फॉरेन प्रिजनर के तरीके से रख लिया जाता है। फिर इनको कैसे तैसे स्मगल किया जाता है ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हंगरी एंड वहां पे ही टेक्स अप टीम MTK बुडापेस्ट, जिनको ये कोच करते हैं बिटवीन 1914 टू 1918। और भाई यहाँ पे हॉगन ने फाउंडेशन ले किया था MTK का, जिसको मतलब आगे की जो हंगरी की टीम आप जो जानते हैं जिन्होंने 1950s में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, उसकी भी बेसिस कहां से स्टार्ट होती है, थ्रू जिमी हॉगन ओनली। सो हालांकि जिमी हॉगन ने 1914 से 1918 ही कोच किया MTK को, बट बाय MTK वेंट ऑन टू विन 10 डोमेस्टिक टाइटल्स इन अ रो 1913-14 सीजन से लेकर सीधे 1924-25 सीजन तक लगातार उन्होंने सारी टाइटल्स जीती डोमेस्टिकली। बट फिर प्रॉब्लम आती है जिमी हॉगन के लाइफ में। 1917 में जिमी हॉगन रिटर्न करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद। वो कहते हैं भाई चलो भाई इंग्लैंड जाते हैं वहां पे। एंड इंग्लैंड में ये कहा गया था, FA ने रिलीज किया था एक नोटिस कि भाई जो भी मेल वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने जॉब को लूज आउट किया है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, FA उनको 200 पाउंड्स देगा, वो आके क्लेम कर सकते हैं। तो जब जिमी हॉगन फाइनली जाते हैं वो उसको क्लेम करने के लिए, तो वहां के जो सेक्रेटरी थे FA के, फ्रांसिस वॉल, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कबर्ड पर जाते हैं और बेसिकली खाकी के सॉक्स होते हैं, उठा के वो जिमी हॉगन सर को देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये सॉक्स हमने सोल्जर्स को दिए थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने अपना खून बहाया है और वो इसी में खुश हैं। उनका जो कहने का तरीका था सेक्रेटरी का था कि भाई तुम ट्रेटर हो, यू बिट्रेड अस, तुम हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं लड़े। तो इन सबसे बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद और जेब में एक भी पैसे ना होने के बाद अब जिमी हॉगन को भाई कुछ तो चाहिए था काम करने को। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। फिर ये जाते हैं स्विट्जरलैंड, वहां पे कुछ टाइम मैनेज करते हैं। एंड 1924 का जो ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, वहां पे स्विट्जरलैंड के साथ फाइनल में खेलते हैं। दे ओनली लॉस्ट टू उरुग्वे 3-0। फिर जिमी हॉगन को जर्मन FA से रिक्वेस्ट आती है कि भाई आप यहाँ पे आए और यहाँ पे प्लेयर्स को हमारे कोच करिए। तो एक कुछ 1.5-2 साल के स्पैन में जिमी हॉगन ने ऑलमोस्ट 5000 जर्मन प्लेयर को ट्रेन किया था। तो जर्मनी ने इनको फुटबॉल एडवाइजर के तरीके से बुलाया और इनको कोच करने को कहा SC ड्रेसडेन की टीम को। और उससे पहले इनको कहा गया कि भाई आप ऑल टुगेदर जर्मन में स्पीच दीजिए। तो भाई इनकी जर्मन अच्छी तो थी नहीं, तो ये खड़े हुए स्टेज पे इन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया और भाई काफी गलत गलत वर्ड्स इनके मुंह से निकले और लोग हंस रहे थे। फिर ये 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, वापस जाते हैं, अपने जो ये बूट्स पहने हुए थे उसको वो उतारते हैं और बेयरफुट होके आते हैं वहां पे। एंड सामने एक वुडन पैनल लगा हुआ था, तो फुटबॉल को रखते हैं और अपने राइट फुट से बॉल को मारते हैं सीधे उस वुडन पैनल में और बॉल लड़के वापस इनके पास आती है, उसको होल्ड करते हैं और फिर सीधा वो लेफ्ट फुट से मारते हैं उसी बॉल को और सामने उस वुडन पैनल पे दोबारा वो बॉल लगती है और वो वुडन पैनल टूट जाता है। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि भाई जो जर्मनी में 3/4 प्लेयर है ना, उनको टेक्निक नहीं मालूम है एंड ये होती है एक्चुअल टेक्निक। और पूरा वो जो ऑडिटोरियम था वो साइलेंट हो जाता है और वहां पे भाई इनको एक्चुअली में फिर रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। इनके एक प्यूपल थे हेलमुट शोन करके, और इस बंदे ने, शोन ने 1954 वर्ल्ड कप में असिस्टेंट का रोल निभाया था जब जर्मनी जीती थी वर्ल्ड कप। और 1974 में हेलमुट शोन ने ही जर्मनी को लीड किया था टू द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल एंड जीता भी था उनको। तो ये उनके भी प्यूपल रहे हैं और बीच बीच में ये अपने गुड फ्रेंड ह्यूगो मिसल से भी कई बार मिल चुके थे। 1931 में जब आपकी ऑस्ट्रिया की वंडर टीम जब ऑन द बूम थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यहाँ पे जिमी हॉगन ने ह्यूगो मिसल को हेल्प किया था, वर्ल्ड कप के टाइम पे भी हेल्प किया था। और खासकर इन दोनों ने एक साथ वर्क करना स्टार्ट किया 1936 के समर ओलंपिक्स में, जो कि जर्मनी में होस्ट हो रहा था। एंड यहाँ पे हॉगन और मिसल मिलके इन टीम को काफी आगे तक ले गए थे। उन्होंने पेरू को हराया क्वार्टर फाइनल में 4-2। अब इस मैच में क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी, इस मैच को रीशेड्यूल कर दिया था किसका रिप्ले होगा। तो वापस से जब रिप्ले हुआ तो भाई पेरू थी नहीं, वो चले गए प्रोटेस्ट में एंड वो फाइनल में पहुंच जाती ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया फाइनल में यहाँ पे खेलती है इटली के अगेंस्ट, जो कि अगेन इटली इनको 2-1 हराती है। And that is happening just 2 years after Italy defeated Austria in the 1934 semi-final of the World Cup. तो मतलब 2 साल के स्पैन में इटली ने इस टीम को, ऑस्ट्रिया की टॉप टीम को कैसे हराया। और यही था एक्चुअली में जो वंडर की थी ऑस्ट्रिया की, उसका डाउनफॉल। तो जिमी हॉगन और ह्यूगो मिसल रिस्पॉन्सिबल थे उस वंडर टीम ऑफ ऑस्ट्रिया की ग्रोथ में और कहीं ना कहीं डाउनफॉल में भी। 1936 में जिमी रिटर्न किए एस्टन विला, जो कि रेलीगेशन फेस कर चुकी थी भाई, 1 साल उनको हो चुका था। अब उस टीम को उन्होंने फर्स्ट ईयर में पहले तो प्रमोशन दिलाया और वहां पे एक बहुत अच्छा कोट कहा गया इनके बारे में। न्यूज़पेपर आर्टिकल में कहा जाता है कि जिमी हॉगन वाज टीचर and lover of constructive football with every pass, every kick, every movement of the object। तो आप जो फुटबॉल एक्चुअली में देखते हैं, जिस फुटबॉल से मैं इन्फ्लुएंस होता हूं, वो यही फुटबॉल है कि आप एक बॉल को कैसे एफर्टलेस तरीके से मूव कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट मैजिक विद इट। एंड जिमी हॉगन भी वही सेम फिलोसफी सोचते थे एंड भाई इसीलिए आई थिंक इन सम वेज हम फुटबॉल से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इतने बड़े डीप थिंकर्स लगे हुए हैं फुटबॉल के, जिनसे हम कहीं ना कहीं उस मेंटल लेवल पे रिलेट करते हैं। फुटबॉल इज
to us not just a kick and rush game, it is emotion, it is how you maneuver an object and उसको आप अपने दिल से एंड पैरों से इतना क्लोजली कनेक्ट कर पाते हो। यही चीज़ थी जो जिमी हॉगन ने इंस्पायर की थी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे। फिर पोस्ट वर्ल्ड कप यहाँ पे जिमी हॉगन 1948 में सेल्टिक को मैनेज करते हैं। हालांकि सेल्टिक से इनको सैक किया जाता है, वहां पे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए थे, वो इम्पेशेंट थे, प्लेयर्स वॉरेंट एक्सेप्टिंग हिज वेज, क्रिटिसिज्म था, मतलब हाँ वहाँ पे भाई सोशल मीडिया थोड़े था वहाँ पे, तो भाई न्यूज़पेपर एंड जो स्टोरी टेलर्स होते थे वो जाके कहानियां बताते थे। अब कुछ जगह एक्सेप्टेड होती थी, कुछ जगह नहीं होती थी, तो सेल्टिक पे नहीं हुई। ही अगेन केम बैक, एस्टन विला पे वो आते हैं और 1950s में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आता है भाई एस्टन विला पे। 56-57 का FA कप भी जीती है एस्टन विला और इनके अंडर काफी सारे अप्रेंटिस होते हैं। एक तो अप्रेंटिस बनी गए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था जर्मनी को, उसके बाद से कई अप्रेंटिस बने थे जो कि आगे जाते हैं एस्टन विला के मैनेजर, वेस्ट ब्रॉम के मैनेजर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी मैनेजर्स बनते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है जिमी हॉगन का हंगेरियन क्वेस्ट। इनके डायरेक्शन के अंडर हंगरी ने इंग्लैंड को वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट दी थी, 6-3 की डिफीट एट वेम्बले। और इतना बड़ा जिमी हॉगन का इन्फ्लुएंस था हंगरी के फुटबॉल पे कि गुस्ताव सेबेस, जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में, जिन्होंने ग्रेट टीम ऑफ माइटी मगार्स को लीड किया था 1950 में, जो हंगरी की भाई वो प्रोमिनेंट टीम थी जिनके अंडर फेरेंस पुस्कस भी खेले हुए हैं। तो भाई इन्होंने बातें कही काफी बेहतरीन की, यार वी प्लेड फुटबॉल एज जिमी हॉगन टॉट अस। तो जब भी हंगरी फुटबॉल का नाम लिया जाएगा एंड हंगरी के सक्सेस के बारे में बात किया जाएगा तो जिमी हॉगन का नाम सबसे पहले आएगा, वो गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर जब 1974 में जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप जीती तो इनके जो डिसाइपल थे, पीपल थे, हेलमट शोन, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये है फादर ऑफ फुटबॉल इन मॉडर्न जर्मनी। और भाई जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने इनको ये टाइटल, ये खिताब दिया जब इनकी डेथ हुई थी 1974 में। सो भाई सैडली 1974 में जिमी हॉगन का डिमाइस होता है, बट आपने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली कि ऑस्ट्रिया से लेके हंगरी से लेके इंग्लैंड तक कहां इन्होंने, इवन नीदरलैंड्स, कैसे इन्होंने फुटबॉल को रिवोल्यूशनराइज किया था। एक फिगर इतना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिक्स इन फुटबॉल। और क्या बेसिकली जिमी हॉगन का प्रिंसिपल था, ये मैंने अपने पिछले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया कि इन्होंने एक्चुअली में ऑन द पिच क्या वर्क किया था, आप उसको जरूर देखना। बट अब यहां से हम चलते हैं वियना, जिनके बारे में हमें बात करना है, कॉफी हाउस कल्चर। अब जैसे इंग्लैंड में पब्स मशहूर हैं फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए, वैसे ऑस्ट्रिया में कॉफी हाउसेस काफी ज्यादा मशहूर हुए और हर एक क्लब का एक स्पेसिफिक कॉफी हाउस होता था। यहां जाके हम बातें करेंगे और उन कॉफी हाउसेस में हर तरीके की बात और हर सेक्शन ऑफ द पीपल होते थे। फुटबॉल इज मेंट टू यूनाइट, तो वर्किंग क्लास हो या फिर आपके इंटेलेक्चुअल लेवल्स के क्लास हो या फिर नीचे से नीचे तबके के लोग होते थे जो उस टाइम पे, दे यूज्ड टू बी देयर इन द कॉफी हाउसेस एंड आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड फुटबॉल, ये सारी चीजें वहां पे वो डिस्कस करते थे। सो वियना ऑस्ट्रिया में 1920s में फुटबॉल बहुत ही ज्यादा बूम पे था। 40 to 50,000 पीपल हर सैटरडे संडे आते थे फुटबॉल मैच देखने के लिए। सो इनिशियली जो फुटबॉल पास टाइम हुआ करता था पब्लिक स्कूल का, अब वो इंटेलेक्चुअल लेवल्स और वर्किंग सेक्शन ऑफ द पीपल में भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब ये स्टोरी है सेंट्रल यूरोप की, जो कि आई थिंक वियना, बुडापेस्ट, प्राग इनको कंटेन करते हैं ज्यादा। और यहाँ पे ह्यूगो मिसल का बहुत बड़ा रोल था एक ऑस्ट्रियन टीम को बनाने के लिए, प्लस यहाँ पे 2 टायर्स ऑफ डोमेस्टिक फुटबॉल लीग को क्रिएट करने के लिए। तो जब ये टाइम था 1920s और स्टार्टिंग ऑफ द 1930s का, जहां पे ऑस्ट्रियन वंडर किड एक्सप्लोड करी थी, तो ह्यूगो मिसल अलोंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड पोटेंशियली 2 to 3 टाइम्स बैलन डोर विनर हुआ करते उस समय के मथायस सेंडलार। और मथायस सेंडलार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप समझ सकते हो, और समवन लाइक अ फोर्डन और अजमाल मुसियाला, काइंड ऑफ एक फ्लिम्सी पेपर मैन कहते थे इस बंदे को, जो कि इतना ज्यादा फ्लिम्सी था कि भाई ऐसा लगता था इसको छू दोगे ये बंदा गिर जाएगा। एंड ही वाज अ स्ट्राइकर। तो मथायस सेंडलार के साथ साथ एक और प्लेयर थे इस टीम में जिनका नाम था जोसेफ यूरिदिल, और ये थे आपके आज के जमाने के ओलिवर जिरू, जो कि टॉप प्रोमिनेंट एक स्ट्रॉन्ग ब्रूट नंबर 9 थे। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि ह्यूगो मिसल वो एक थर्ड बैक के सिस्टम में, WM सिस्टम को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे, ही यूज्ड टू फॉलो द पिरामिड ऑफ द 2-3-5। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि ये बैक 3 से डिविएट करते थे, he wants to play in a 2-3-5 system। इनको चाहिए था कि भाई मेरा जो नंबर 9 हो वो और ज्यादा ब्रूट नेचर का हो, वो प्रॉपर गोल स्कोरर हो रादर देन समवन लाइक मथायस सेंडलार। बट इनको पड़ा प्रेशर, FA का प्रेशर, फैंस का प्रेशर, क्योंकि ये दोनों ही जो बंदे थे ना ये फेमस हो चुके थे, ये एडवर्टीजमेंट्स करते थे, ये सोप ओपरास में जाते थे। मथायस सेंडलर तो खुद की एक मूवी बनी थी उसमें खुद का रोल प्ले कर रहे थे, तो ये मतलब फेमस सेलिब्रिटीज बने हुए थे। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द टैलेंट, भाई टैलेंट बहुत खूबसूरत चीज होती है। टैलेंट ऑफ मथायस सेंडलर
इतना अच्छा था कि भाई प्रेशर में आकर इनको फाइनली उस नंबर 9 जोसेफ ओरिडिल को ड्रॉप करके सिंडलार को खिलाना पड़ा अपनी ऑस्ट्रियन टीम में, एंड उसका इंपैक्ट इनको बहुत ही बेहतरीन मिला। और ह्यूगो मिसल कहीं ना कहीं अपने आप को खुद इवॉल्व होते हुए देख पाए यहाँ पे, एंड क्योंकि ये कंजर्वेशनलिस्ट थे एक तरीके के, बट आगे आने वाले मैचेस में सिंडलार का इस्तेमाल करके इन्होंने काफी कुछ जीता। सबसे पहला मैच इन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट खेला जहां पे इन्होंने 5-0 की विन ली थी 1931 में। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड को वेम्बले पे 5-1 हराया था, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट विन ऑफ ऑस्ट्रिया। और सिंडलार के बारे में तो न्यूज़पेपर्स पागल हुआ करते थे। सिंडलर के लिए एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है, वो कोट मैं पढ़ता हूं कि ग्रेट एथलीट्स कांट सक्सीड बाय बॉडीली गिफ्ट अलोन, दे हैव टू हैव रेगुलेशन ऑफ सर्टेन स्किल सेट एज वेल। तो मतलब कि अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉल एथलीट हो तो दैट डजंट मीन कि भाई आप फुटबॉल में सक्सेस पाओगे, आपके पास कुछ स्किल सेट भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं दिस वाज व्हाट सिंडलर वाज रिप्रेजेंटिंग। फिर ह्यूगो मिसल को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना था, वो था इंग्लैंड का। भाई इंग्लैंड जैसा भी रहा हो, स्लो रहा हो अपने टैक्टिकल इवोल्यूशन में, बट इंग्लैंड वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज रूल्स के लिए एफए का बहुत बड़ा हाथ था, वही रूल सारे बनाता था, इसलिए रिस्पेक्टेड थी इंग्लैंड। चाहे जो भी कहो वो अच्छी बुरी रहे हो, बट उनका एक जो नेचर था ऑफ देयर क्विक लॉन्ग स्टाइल फॉर्मेट, स्पीड, एथलेटिज्म के साथ फुटबॉल खेलना, वो अप्रिशिएटेड था, बट स्टिल दे गेट यूज्ड टू थ्रैश हियर एंड देयर। बट हाँ, ये जो गेम आया यहाँ पे ऑस्ट्रिया वर्सेस इंग्लैंड, इसके लिए हेल्प सीखी ह्यूगो मिसल ने जिमी हॉगन की। हालांकि उस मैच में ह्यूगो मिसल की टीम इंग्लैंड से 4-3 हारती है, बट इनकी बहुत तारीफ हुई कि उस इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट, जो कि प्योर ब्रूट नेचर ऑफ एथलेटिज्म को एक शोकेस करते हैं, उनके अगेंस्ट भी दे वर एबल टू स्कोर 3 गोल्स। बट इससे ह्यूगो मिसल को सीखने को बहुत कुछ मिला कि ब्रिटिश फुटबॉल चाहे जितना भी रैश हो, अनप्लेजेंट हो, डजंट रियली मैटर। अगर आपके पास सिर्फ प्योर टैलेंट है, बट अगर आप फाइनल थर्ड में क्लिनिकल और प्रिसाइज नेचर नहीं पोजेस करते हो, वो एक कटिंग एज नहीं रखते हो, तो आप कुछ नहीं जीतोगे। सो बेसिकली दिस वाज द टाइम यहां से 1934 देन ओलंपिक्स ऑफ 1936, जहां पे अल्टीमेटली हम इस ऑस्ट्रियन वनडे टीम को डिक्लाइन करते हुए देखे अंडर ह्यूगो मिसल। बट ऑस्ट्रिया की टीम एक बार इंग्लैंड को डिफीट जरूर करी थी, बट दैट हैपेंड एज लेट एज 1936 जब 2-1 हराई थी ऑस्ट्रिया यहां पे इंग्लैंड को विद द हेल्प ऑफ जिमी हॉगन। फिर भाई 1937 में ह्यूगो मिसल का डिमाइस होता है, बट आपने ऑलरेडी इनका इन्फ्लुएंस देख लिया ऑस्ट्रियन फुटबॉल पे। बहुत बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर थे ह्यूगो मिसल एज वेल। इनका नाम जानना चाहिए लोगों को जब वो बात कर रहे होते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैक्टिशियंस इन वर्ल्ड फुटबॉल में। तो एक तरफ ऑस्ट्रियन फुटबॉल का डिमाइस स्टार्ट हो रहा था, दूसरी तरफ इटालियन फुटबॉल ग्रोथ पे था। और इसके ग्रोथ में किसका सबसे बड़ा हाथ था? एक पर्सन जिनका नाम था विटोरियो पोज़ो। सो विटोरियो पोज़ो एक रनर थे, मतलब स्पीडस्टर थे, काफी अच्छी रनिंग करते थे। उनके दोस्त ने कहा बेटी क्या रन कर रहा है यार, तू पैरों में बॉल डाल, फिर भाग के दिखा। तो ये फुटबॉल प्लेयर बन गए। हालांकि इन्होंने पढ़ाई की थी काफी अच्छी, इन्होंने काफी सारी लैंग्वेज सीखी थी, और ये इंग्लैंड मूव किए थे। और जब ये इंग्लैंड मूव किए थे वापस नहीं आते बिकॉज उनको वहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। तो ये मैचेस देखते थे, पूरे इंग्लिश नेचर में डेवलप कर गए थे कि भाई 5 दिन काम करना है, लैंग्वेज पढ़ाते थे बाय द वे वहाँ पे वो, और फिर सैटरडे संडे फुटबॉल एंजॉय करना है, गेम्स देखने हैं, पब जाना है। तो इनके पिताजी इनसे इतना ज्यादा नाखुश हुए थे कि इनको कट ऑफ कर दिया था, भाई तुम घर से बिलोंग नहीं करते हो। सो ही स्टार्टेड टू वर्क मिनिमल वेजेस एंड वो एंजॉय करने लगे अपनी इंग्लिश लाइफ को। बट इनको 1912 में इटली जाना पड़ा जब इनकी सिस्टर की वेडिंग थी। तो जब वो 1912 में वापस गए इटली, तो इनके पिताजी ने, इनके फैमिली ने इनको रख लिया कि भाई अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। फिर यहाँ पे इटली ने एक फुटबॉल मैच खेला ऑस्ट्रिया की टीम से, जिसके मैनेजर कौन थे? ह्यूगो मिसल। और ह्यूगो मिसल और पोज़ो की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ से स्टार्ट हुई। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि भाई मिसल की टीम ने पोज़ो की टीम को भाई 5-1 थ्रैश कर दिया था। ये ऑब्वियसली इटली के 1912 ओलंपिक्स का पार्ट थे, बट वो एज अ हेड कोच नहीं ऑपरेट करे थे। 1924 में जब ओलंपिक्स खेल रही थी इटली, तब वहां पे इनका काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल था। बट यार ये फुटबॉल से कट आउट हो चुके थे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम आया 1924 के अराउंड जहां पे इनकी वाइफ का डिमाइस हुआ और ये पहाड़ों में चल गए। तो पहाड़ों में जाके थोड़ा सा काम डाउन करने के बाद 1929 में इटालियन फेडरेशन ने इनको वापस से बुला के भाईजान आ जाइए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप आने वाला, हमें आपकी नीड है। और फिर जब ये वापस आते हैं तो 20 सालों तक अगले इटली को ऐसा मैसिव पावर हाउस इन्होंने बनाया। किया क्या इन्होंने? इटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रन थी बाय फैशिस्ट रिजाइम ऑफ बेनितो मुसोलिनी। अब ये बंदा ऑब्वियसली भाई डिक्टेटर, इटली में प्राइम मिनिस्टर वहां के, ये यूज करते थे स्पोर्ट्स को टू प्रोग्रेस हिज फैशिस्ट रिजाइम एंड एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने में। और इन्होंने वर्ल्ड कप की बिड 1934 की जीती थी ताकि वो किसी तरीके से अपना प्रोपेगेंडा बढ़ा पाए आगे। तो यहाँ पे उन्होंने पोज़ो को अपॉइंट कराया सीनियर टीम का कोच। अब ऑब्वियसली पोज़ो एक बहुत ही अच्छे मैनेजर थे, इन्होंने काफी अच्छा काम ऑलरेडी पहले कर रखा था। अब इनका जो एक मैनेजमेंट तरीका था कि ये फाइट्स एंड ग्रजेस को बहुत अच्छे तरीके से डील करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंस ऑफ नेशनलिज्म इनके अंदर था, और यही चीज ये अपने प्लेयर्स में भी डालते थे। बट ही वॉज नॉट अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जिमी हॉगन या हर्बर्ट चैपमैन। ये बैक थ्री में खेलना पसंद नहीं करते थे, वो उनको थर्ड बैक का कंसेप्ट समझ में नहीं आता था। इनको चाहिए था कि भाई इनकी टीम में डिस्पैचर हो रादर देन द रनर। तो जो 2-3-5 में जो सेंट्रल मिडफील्डर हुआ करता था, जो कि भाई चैपमैन की टीम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसको उन्होंने कहा कि भाई बिकॉज
आपका रोल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आपको बॉल को स्प्रेड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से इटली का वो पासिंग गेम ना इवॉल्व होके वो एक डिफेंसिव सॉलिडिटी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन गेम इवॉल्व हुआ। सो बेसिक जो अप्रोच था इनके फॉर्मेशन का वो 2-3-5 ही था, बट इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी टीम में एक क्रिएटिव प्लेयर मिसिंग था, अब इटली को चाहिए था कि भाई कोई एक बंदा हो जो कि सेंट्रल रोल में खेल पाए। तो यहां पे इन्होंने एक प्लेयर को कॉल किया, लूसितो मोंटी, जो कि ऑब्वियसली एक अर्जेंटीना के प्लेयर थे, 1930 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए खेले हुए थे और करेंटली 1931 में जुवेंटस पे खेल रहे थे। तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि एक लिंक होता था और रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो ही वाज एबल टू टर्न इनटू इटालियन नेशनैलिटी एंड वो इटली के लिए खेलना स्टार्ट किया एंड ही टुक दैट सेंट्रल हाफ वाला रोल। अब इनको कहा गया कि भाई आप बेसिकली डिफेंसिव फेजेस में आउट ऑफ पोजीशन थर्ड बैक बन के खेलना, डिफेंड करना। और मैन मार्किंग का इजाद कहां से हुआ, यहां से इजाद हुआ मैन मार्किंग का। एंड क्योंकि पोज़ो ने एक चीज सर्टेन की, फुटबॉल खेलने का एक तरीका तो है कि हाँ आप अपना गेम खेलें, बट एक और तरीका है कि जहां पे आप अपोजिशन को रेस्ट्रिक्ट करें कि भाई आपको हम गेम खेलने नहीं देंगे। तो मैन मार्किंग किसने लाई, पोज़ो ने लाई। सो इटली की टीम काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड थी, एथलीट्स हुआ करते थे ये काफी स्ट्रॉन्ग, बट दे डिड नॉट प्ले इन अ 2-3-5। WM का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। स्ट्रक्चर, शेप, व्हाटएवर बी इट, स्टाइल की बात होती है, पोज़ो ने कहा था ये बात। तो इस 2-3-5 को इन्होंने चेंज किया इनटू 2-3-2-3, जिसको हम कहते हैं WW। और इनकी टीम में फिर आते हैं एक बहुत ही बड़े फिनोमिनल प्लेयर, ग्यूसेप मेज़ा। बट यहीं पे हमें स्टोरी को एंड करना होगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। ग्यूसेप मेज़ा एंड दी वर्ल्ड कप्स 1934, 1938 में क्या हुआ, मैं चाहता था तो आपको इस वीडियो में बताऊं बिकॉज वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। अब ये पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। वेल ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, बट दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन। यहाँ से हम चलेंगे स्पेन के बारे में बात करेंगे, फिर हमें बात करना है यूक्रेन, रशिया के बारे में भी। तो काफ़ी ज़्यादा एक आगे जो है काफ़ी अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना और आपको बताना है कि ये फुटबॉल के इवोल्यूशन की स्टोरी आपको कैसी लगी। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन अ डेवलपमेंट फ्रॉम दिस बुक इन्वर्टिंग द पिरामिड। अगर आप पास ये किताब है तो आप डेफिनेटली इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसको मैंने एक एज अ वीडियो में प्रिपेयर क्यों किया, बिकॉज भाई बुक पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता, आर्टिकल्स पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता है। सो मी विथ माई रिसर्च एंड एवरीथिंग आप लोग के लिए एक प्रेजेंटेड आउटलुक है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो मुझे बताना। अभी के लिए दैट्स ऑल, टेक केयर एंड पीस आउट।